Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. If you are the student of statistics and you are worried about that how you can calculate the second method of average, that is the geometric mean, then you are at the right place. You are at the right video. In this video, you will completely learn that what is the geometric mean, what are the uses of geometric mean, and how we can calculate the geometric mean. So let's start. Geometric mean is the useful measure of central tendency for the positive values. So the first point that is related to geometric mean is that it is only used for पॉजिटिव वैल्यूज़। उसकी क्या रीज़न होती है, ये जब हम इसका फार्मूला मैं आपको बताती हूँ तो देन इस चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ। उसके बाद है लाइक दिस इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक श्योर दैट व्हाट इज़ द सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज़ द सेंट्रल टेंडेंस ऑफ योर डेटा सेट। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, and median and mod. So we have done all the types of arithmetic mean in our previous videos. So okay, now the second use of geometric mean is that it is used for ratios and rates। ठीक है, लाइक व्हाट इज़ मेंट बाय रेशियोज एंड रेट्स, कि जब भी आपके डेटा सेट के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में, लाइक रेशियोज की फॉर्म में आप जो है वो उस चीज़ के इंक्रीज या डिक्रीज रेट को आप जो है वो चेक करना चाह रहे हो, तो देन वी यूज़ द ज्योमेट्रिक मीन रेदर देन द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, लाइक इफ़ आई से कि बैक्टीरिया की जो प्रोडक्शन है उसमें जो है वो इन फ्यू आवर्स के अंदर, लाइक इन प्रीवियस आवर जो है वो 20% थी, नेक्स्ट 2 आवर्स में वो 30% हो जाएगी या हो गई है, एंड इन नेक्स्ट 4 आवर्स जो है वो 50% पे चली जाएगी। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हम जो है वो एक उसके जो प्रोडक्शन रेट है, उसकी जो रेशियो है, उसकी बात करें कि किस रेशियो से वो जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, या फिर जो है वो इफ़ आई से के इन द लास्ट डिकेड द पॉपुलेशन रेट वाज 30% एंड इन दी, ठीक है, अब जो है वो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो 40% पे या 35% पे आ गया हुआ है किसी भी कंट्री का। तो उस केस में हमारे पास या फिर कोविड की वजह से जो डेथ रेट है वो आपके पास जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। कोविड की एग्जांपल हर केस में मुझे देनी पड़ती है बिकॉज एक बहुत ही प्रेवलेंट सिचुएशन है और इसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड यूज़ था। थर्ड इसका यूज़ है कि व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि ये ऑलमोस्ट आपस में रिलेटेड ही हैं कि व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, लाइक अब इसका क्या मीनिंग बनेगा कि आपको ये चीज़ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगी। यानी कि जब हमने रेशियोज एंड रेट्स की बात की है तो मैंने आपको बताया कि लाइक इस आवर में जो है वो बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट इतना है, नेक्स्ट में इतना होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो आपस में जो ग्रोथ रेट होगा, अगर नेक्स्ट आवर में वो
40% पे जा रहा है तो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म में 20% था तो वो इंक्रीज़ होकर 40% पे गया है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन थी, इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको अरिथमेटिक मीन बताया था, जब हम मार्क्स के लिए बात कर रहे थे कि स्टूडेंट की मार्क्स के लिए हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट होते हैं ये अपनी प्रीवियस वैल्यू पे जो है डिपेंड कर रहे होते हैं, इनका आपस में एक जो है लिंक होता है। सो दैट्स वाई जो है ये जब ऑब्जर्वेशन जो है आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो हम जो है ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करेंगे। लो लेट्स सी द फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। Like if I have the y observations or y series, that is y1, then y2, and up to so on yn, then हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनेगा कि हमने जो है वो जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, I have to multiply all these observations. Like here I have n observations, I will multiply all these observations, and after multiplying these observations I have to take the nth root, ठीक है। यानी कि जितनी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगी ना उतनी आपने इसकी जो है वो रूट लेनी है। लाइक और जनरल फार्मूला तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। जिस तरह मेरे पास y1 से yn तक सीरीज़ थी, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द सीरीज़ y1 डॉट y2 dot y3 and so on yn. now I have to take the nth root, और nth root लेने का क्या होगा वे कि आप ये रूट डालें और इसके ऊपर n की पावर लिख लें। यहाँ पे इसका एक दूसरा वे भी होता है कि आप इन सारी सीरीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और देन आप ब्रैकेट यूज़ करके इसके ऊपर पावर लगा दें 1/n, क्योंकि जब आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है तो ये फार्मूला यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा फिजिबल रहता है। इसी तरह अब इसमें होगा क्या कि अगर मेरे पास n के बजाय 3 ऑब्जर्वेशंस होती हैं, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई ओनली दीज 3 ऑब्जर्वेशंस एंड आई हैव आल्सो टेक दी थर्ड रूट ऑफ इट, ठीक है। यानी कि जितनी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उतनी ही रूट लेनी है। फिर उस केस में ये भी मेरे पास 3 तक आ जाएगा। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो उनको 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 5 रूट आ जाएगी। सो दिस इज़ जो है वो एक बेसिक फार्मूला था ज्योमेट्रिक मीन का, और इसको आप जो है वो बाय डेफिनेशन फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक और भी ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, तो पहले हम इसको डिस्कस करके लेटर हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे बाय डेफिनेशन फार्मूला। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन लिखी है। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये नीचे फार्मूला मैंने अगेन लिखा है, और इस फार्मूला को मैंने आपको बताया बाय डेफिनेशन फार्मूला भी कहते हैं। तो इसमें देख लें फार्मूला बाय डेफिनेशन में भी यही मेंशन है कि जितनी आपके n टर्म्स होंगे, n पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है और उनकी nth रूट लेनी है। और हाँ, एक और चीज़ कि जो मैंने शुरू में आपको यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक में बताया था okay, that you have to use the geometric mean only for the positive values, तो उसके क्या रीज़न है, because we have to take the nth root here, ठीक है। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर को जो है वो nth रूट के अंदर यानी कि अंडर रूट के अंदर जो है वो लिखोगे, तो उसमें क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर पॉसिबल नहीं रहता। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नेगेटिव नंबर। सो दिस इज़ दी लाइक एक इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्रिक मीन का। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक मीन फॉर द अनग्रुप्ड लेटर्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग कि ज्योमेट्रिक मीन को मेजर करने के हमारे पास 2 फार्मूला होते हैं। तो लाइक मैं आपको दूसरा फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट द कैलकुलेशन। लाइक द अदर फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द ज्योमेट्रिक मीन, वो आपके पास क्या होगा, लाइक ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू
एंटीलॉग एंटीलॉग ब्रैकेट 1/n, then sum of log of y observations or x observations. You can use any notation you want. So here you can see कि हमारे पास जो है अब इसमें क्या होगा कि जो जितनी y सीरीज होंगी वी विल टेक द log ऑफ दिस y सीरीज। और log विद बेस 10 लेना, नेचुरल log नहीं लेना। और उसके बाद log 10 की आपने लेने के बाद, so after taking log of each observation we have to sum these log values, and after summing up these log values we will divide the sum of log values by the number of observations, and after doing all this procedure we have to take the anti-log of this value। ठीक है, तो जो है वो जल्दी से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाए। So students, you can see I have taken a data set that is the percentage change in the weight of 8 animals। तो हम जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ का सबसे पहले हम इसका फार्मूला मेंशन करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग into 1/n and sum of the log values। So first of all we have to take the log of all values, like यहाँ पे आप मेंशन कर दें log of y i। मैं पहले ये स्टेप करूँगी। अब log of y में हमारे पास क्या आएगा, log of 45, बल्कि यहाँ पे मैं साथ में समीशन भी लिख रही हूँ हम ताकि साथ साथ ही, क्योंकि मैं इसका कॉलम नहीं बना रही, मैं इसको जो है वो सिंपल वे में सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैंने साथ में समीशन भी लिख दिया कि हम साथ इन वैल्यूज़ को सम भी करते जाएंगे। देन log of 30। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि यहाँ पे पहले मैंने जो है वो सब वैल्यूज़ के लॉग लिखे हैं जो यहाँ पे सीरीज मेंशन थी, log of 45, 30, 35 एंड so on, log of 37 तक। Then from your calculator I have told you that you have to take the log with base 10, not the natural log। ठीक है, आपने अपने कैलकुलेटर से LOG log वो बटन प्रेस करना है और जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है वो लिखते जाना। लाइक मैंने LOG log पर प्रेस किया, आगे 45 लिखा तो ये log 45 की वैल्यू आ गई। देन log 30 की, log 35 की वैल्यू, log 45 की वैल्यू, log 44 की वैल्यू, log 32 की वैल्यू और log 42 की वैल्यू है, और देन log जो है वो 37 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी log वैल्यूज़ आ गई हैं। देन अब हमने करना क्या है कि इनको सम करना है। जब इनको आप सम करेंगे, लाइक इनको ऐड अप करेंगे, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 12.6164। ठीक है, ये जो आ गया है हमारे पास सम। अब फार्मूला दोबारा देखिएगा। अब सम करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1/n, 1/n मीन्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12.6164 को मैं 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 8 थी, मैंने 8 के साथ इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद आई विल गेट 1.57705। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको कैमरा रोटेट करके इसको विजिबल कर देती हूँ। ओके, जब ये हमारे पास हो गया, देन आपने
क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया है इसका जस्ट एंटी लॉग लेना है। तो आपने अपने कैलकुलेटर से, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटी लॉग ऑफ 1.5705. So what you have to do, you will press the shift button from your calculator, और shift का प्रेस करने के बाद आप जो है वो लॉग की बटन प्रेस करेंगे, देन ब्रैकेट यूज़ करके आप ये अंदर जो है वो वैल्यू डालेंगे। तो आपके पास जो है वो एंटी लॉग आ जाएगा इस नंबर का, जो कि है 37.7610। So this is the average percentage change in the जो वेट ऑफ द 8 एनिमल्स, यानी कि हमने जो ये डेटा लिया था। तो ये मेरे पास एक मेथड था कि ज्योमेट्रिक मीन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी डेटा सेट के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि आप ज्योमेट्रिक मीन को जो है वो बाय डेफिनेशन अगर करते हैं तो भी आंसर हमारा सेम आना चाहिए। सो वेट फॉर दैट।